नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत करते हुए मैं हूं जयशंकर गुप्त। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 9-10 महीनों से दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन कर रहे किसानों की। अब यह आंदोलन सिर्फ किसानों की समस्याओं तक सीमित नहीं रह गया है। खासतौर से संयुक्त किसान मोर्चा ने जो भारत बंद का आह्वान किया है 27 सितंबर को, उसमें कई ट्रेड यूनियनों और बेरोजगार युवाओं की शिरकत के भी समाचार मिल रहे हैं। दरअसल बेरहम और संवेदनहीन सरकार के पुलिसिया दमन, मुख्यधारा की मीडिया की बेरुखी और मौसम की मार को झेलते हुए भी ये किसान दिल्ली से लगने वाली उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं पर डेरा डाले पड़े हैं। कड़ी धूप, कड़कड़ाती ठंड और मूसलाधार बारिश और तकरीबन 600 किसानों की मौत भी इन किसानों का मनोबल तोड़ पाने में विफल रही है। सरकार के साथ किसान नेताओं की कई दौर की बातचीत कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने, यहां तक कि उसमें फेरबदल पर भी राजी नहीं होने वाली सरकार की जिद के कारण बेनतीजा ही रही है। किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें गोदी मीडिया के जरिए इसे बदनाम करने, उन पर आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े होने के आरोपों से लेकर आंदोलन के केवल धनाढ्य किसानों और बिचौलियों का पक्षधर बताने के कुप्रचार भी किसानों के जज्बे और हौसले को डिगा नहीं सके हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्वर से घोषित किया है कि किसान अपनी मांगें पूरी होने यानी कृषि कानूनों की वापसी होने तक घर लौटने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने संघर्ष को 2024 तक या उससे आगे भी क्यों नहीं खींचना पड़े। हरियाणा के करनाल में संघर्षरत किसानों को मिली तात्कालिक कामयाबी से भी किसानों का मनोबल बढ़ा है। गौरतलब है कि 28 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करनाल आगमन का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के बाद किसानों ने अपनी मांगें पूरी होने तक करनाल में मिनी सचिवालय के सामने डेरा डाल दिया था। करनाल में एसडीएम आयुष सिन्हा के प्रदर्शनकारी किसानों के सिर फोड़ देने के स्पष्ट निर्देश का वीडियो वायरल होने के बाद और वाकई पुलिस के लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारियों के सिर जिस तरह से फूटने की तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर खट्टर सरकार के खिलाफ पहले से ही नाराज चल रहे किसानों का आक्रोश बढ़ा है। किसानों के दबाव में आई हरियाणा सरकार और किसान नेताओं के बीच बनी सहमति के बाद किसानों ने फिलहाल मिनी सचिवालय से अपना धरना हटा लिया है। हरियाणा सरकार ने 28 अगस्त के पुलिस लाठीचार्ज की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से करवाने, 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने, पुलिस लाठीचार्ज के बाद मरे घायल किसानों के परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी देने और लोकतंत्र में भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार माइकल ओ डायर की भाषा बोलने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा को 1 महीने के लिए यानी जांच रिपोर्ट आने तक के लिए छुट्टी पर भेजने की घोषणा की है। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को हुई किसानों की महापंचायत ने इस आंदोलन की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के मांग के साथ शुरू हुआ किसान आंदोलन अब एक जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। किसान नेता अब कृषि कानूनों के विरोध के साथ ही मोदी सरकार पर देश के सरकारी संसाधनों, सार्वजनिक उपक्रमों को अपने चहेते पूंजीपतियों को बेचने का आरोप भी लगाने लगे हैं। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी के सवाल भी उठाते हुए किसान नेता वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन की बात भी करने लगे हैं। यह एक किसान आंदोलन का नया आयाम है। यह भी एक कारण है कि अब किसान आंदोलन के साथ मजदूर और बेरोजगार युवा भी जुड़ते जा रहे हैं। तमाम विरोधी दलों का खुला समर्थन इस आंदोलन के पक्ष में अब साफ दिखने लगा है और अब तो सत्तारूढ़ दल भाजपा, इसके सहयोगी और इसे संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ के लोग भी कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलित किसानों के पक्ष में बोलने लगे हैं। आपको पता होगा वरुण गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने साफ कहा कि भारत सरकार को किसान नेताओं से बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार न जाने किन कारणों से इन सब बातों को अनसुना कर रही है। पूंजीपतियों के प्रति उनका जो प्रेम है वो कारण है या कुछ और भी कारण हो सकता है। लेकिन इस बीच पिछले 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत और उसमें मंच से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के इरादे से दिए गए अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव और जो बोले से निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगाकर किसान नेताओं ने भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। उन्हें लगता है कि इस तरह के नारों के साथ किसान नेताओं और खासतौर से राकेश टिकैत के गूंगी बहरी और संवेदनहीन सरकार को वोट की चोट देने के आह्वान का
न सिर्फ उत्तर प्रदेश और पंजाब बल्कि उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा की राजनीतिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। महापंचायत में किसान नेताओं ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि 2013 और 2014 में वे लोग भाजपा और आरएसएस के द्वारा फैलाए गए भ्रम के झांसे में आ गए थे। गौरतलब है कि 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों ने न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ 2014 के अलावे 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भरपूर मिला था। इस बार किसान आंदोलन न सिर्फ किसानों को बल्कि इन इलाकों में दशकों पुराने सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को भी लामबंद किया है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत ने साफ तौर पर भाजपा और आरएसएस के लोगों पर सुनियोजित साजिश के तहत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इरादे से दंगे करवाने के आरोप लगाए और कहा कि इस बार भी इन लोगों की साजिश 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले भाजपा के किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करवाने की हो सकती है। उन्होंने इसके लिए भाजपा के नेताओं के साथ ही आम जनता को भी आगाह किया। किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद करने की घोषणा भी की है। उनके इस आह्वान को तमाम मजदूर संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। किसान नेताओं की बदली रणनीति पर काबू पाने की गरज से मोदी सरकार ने 3 दिन बाद 8 सितंबर को रबी फसलों दलहन तिलहन और मोटे अनाज की खरीद के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में लाक्षणिक वृद्धि कर किसानों के सामने राजनीतिक चुग्गा फेंकने की कोशिश की है। लेकिन किसान नेता इससे अप्रभावित ही हैं। उनका कहना है कि एमएसपी तो घटती और बढ़ती रहती है। उनकी मांग तो एमएसपी और मंडी व्यवस्था को जारी रखने और एमएसपी पर किसानों की फसल की खरीद की संवैधानिक गारंटी देने की है। किसान नेता करनाल में एसडीएम के बर्बर और किसान विरोधी रवैये को सामने रखकर कह रहे हैं कि इससे भी जाहिर होता है कि कृषि कानून किस हद तक किसानों के विरुद्ध है। कृषि कानून के तहत किसानों और व्यापारी पूंजीपतियों के बीच किसी तरह का विवाद होने पर उसका निपटारा किसी अदालत में नहीं बल्कि एसडीएम के दरबार में ही होगा। आयुष सिन्हा के रवैये से समझा जा सकता है कि किसानों को किस तरह का न्याय मिलेगा। यही नहीं, मंडियों के बने रहने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीद के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग कर रहे किसानों का तर्क यह भी है कि इस तरह की गारंटी नहीं होने के बाद पूंजीपति वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे हिमाचल प्रदेश में गौतम अडानी की कंपनी ने सेब किसानों के साथ किया है। पहले तो मंडी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उन लोगों ने दाम बढ़ाकर किसानों से सेब की खरीद की, लेकिन इस बार सेब के दामों में गुणवत्ता के हिसाब से औसतन 15 से लेकर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कमी कर दी गई है। इसी तरह से किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानूनों के बनने के बाद से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा अन्य कई राज्यों में भी कृषि उत्पादन मंडी समितियों में भारी कमी आई है। किसान नेताओं का मानना है कि कृषि कानूनों के अमल में आने पर किसानों का उनकी जमीन और उपज पर भी हक नहीं रह जाएगा। कारपोरेट ताकतों को कृषि पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाएगा। इस बीच भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के ताजा सर्वेक्षण ने बताया है कि देश में खेती बाड़ी करने वाले आधे से अधिक परिवार यानी किसान परिवार कर्ज के बोझ से दबे हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2019 में 50% से अधिक कृषक परिवार कर्ज में डूबे थे। उन पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपए का कर्ज था। सर्वे में कहा गया है कि उनके कुल बकाया कर्ज में से तकरीबन 70% बैंक, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों जैसे संस्थागत स्रोतों से लिए गए थे, जबकि 20.5% कर्ज पेशेवर सूदखोरों से लिए गए, यानी सूदखोर महाजनों की व्यवस्था अभी भी चल रही है देश में। इसमें से 57.5% ऋण कृषि उद्योगों से लिए गए थे। एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की पृष्ठभूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया था। सर्वे के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 यानी जुलाई और जून के दौरान प्रति कृषि परिवार की हर महीने औसत आमदनी महज 10,218 रुपए थी। एनएसओ यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, आई ओपनर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के संसदीय चुनाव से पहले और बाद में भी किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना दाम दिलाने, उनकी आमदनी 2 गुना करने की बातें बड़े जोर शोर से करते रहे हैं।
एनएसओ के आंकड़े उनके इन वादों को सच की कसौटी पर परखने में भी मददगार हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों का आंदोलन अब केवल 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का आंदोलन मात्र नहीं रह गया है। अब इसने एक बृहत्तर जन आंदोलन की शक्ल लेनी शुरू कर दी है। मोदी जी और उनकी सरकार में शामिल लोगों को पता होना चाहिए कि 1973-74 का गुजरात आंदोलन कुछ कॉलेजों में हॉस्टल की फीस बढ़ाने और भोजन की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ था। उसकी ही तर्ज पर बिहार आंदोलन शुरू हुआ। आगे चलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भी उस आंदोलन में शामिल होने के बाद उसे जेपी आंदोलन या कहें संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहा जाने लगा। उसकी परिणति आगे चलकर आपातकाल और फिर पहली बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन के रूप में देखने को मिली थी, जब इंदिरा गांधी और उनके पुत्र और उनकी पूरी पार्टी हिंदी पट्टी के राज्यों में पूरी तरह से साफ हो गई थी। समय रहते अगर मोदी सरकार ने कृषि कानूनों पर किसानों के हित में कोई ठोस फैसला नहीं किया तो उसे भी इसका राजनीतिक खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसकी बानगी उसे अगले साल फरवरी-मार्च महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे अपने हाल फिलहाल में किसी और ज्वलंत विषय पर अपने बेबाक विवेचन के साथ। और हाँ, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। अपनी नापसंदगी भी इस पर कमेंट के जरिए आप जाहिर कर सकते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकें तो आभार मानूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।